हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हरो मेलो लल्लू पल्लू, जैसा कि मैंने आपको नाम दिया है। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया, क्या पढ़ने वाले हैं, 2024 के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। हमको ये करना चाहिए, तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए, जैसा हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसी टाइप के पिछले सालों में कैसे प्रश्न पूछेंगे उनको तैयार करना, उनको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है भाई, तो 24 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे तैयार कर लेते हैं जो कि हमारे जीव विज्ञान से रिलेटेड है। वैसे ही आपको सीरीज और भी सारे सब्जेक्ट की मिलेगी, जैसे कि एसएसटी की भी मिलेगी, आगे हिंदी का तो मैंने करा दिया, एसएसटी भी मिलेगी, फिर विज्ञान की मतलब फिजिक्स की मिलेगी, फिर केमिस्ट्री की मिलेगी। ठीक है भाई, तो एक एक सब्जेक्ट हम लोग अच्छे से 2024 के सारे क्वेश्चन रट डालेंगे भाई। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोशिकीय मुद्रा में ऊर्जा मुद्रा क्या है। 2024 का सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी है, ग्लूकोज है कि पायरुवेट है। तो जो हमारी ऊर्जा संचित होती है वो किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, किसका ये पूरा नाम है, हमारे एटीपी का पूरा नाम है। अगर एडीपी का नाम पूछा जाता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि वहाँ टी है तो ट्राई हो जाएगा और यहाँ डी है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, समझ गए। तो ऐसे ही सारे फॉर्मूले, सारे फुल फॉर्म आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं बताते चलूंगी, एक एक चीज आपको याद कराती चलूंगी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पित्त रस का स्रावन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके सामने, पित्ताशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या फिर अमाशय के द्वारा। तो हमें मालूम है कि जो हमारा पित्त रस होता है वो बेटा वो किसके द्वारा स्रावित होता है, हमारे यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है, यकृत के द्वारा। अब जो हमारा पित्त है यानी कि जो हमारा यकृत होता है बेटा, लीवर जो होता है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लीवर बोलते हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने आहार नाल में पाचन पढ़ा था तो सबसे पहले कहाँ पाचन होता है, हमारे मुख में होता है कि नहीं। फिर हमारा खाना कहाँ आता है, हमारे ग्रास नली में आता है। ग्रास नली से सीधे हमारा खाना कहाँ पहुँचता है, हमारे अमाशय में पहुँचता है ना बेटा। अमाशय के बाद खाना कहाँ जाता है, हमारी छोटी आंत में पहुँचता है। ऐसे ही फ्लो चार्ट याद करते चलो। ठीक है, छोटी आंत के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अगर तुमसे पूछे कि हमारा आहार नाल कहाँ से कहाँ तक विकसित होता है तो मुख से लेकर गुदा द्वार तक विकसित होता है। यदि पूछे कि खाना अंतिम, जो खाना का भाग अंतिम भाग है वो कहाँ पचता है, तो हमारी बड़ी आंत में पचता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल समझाते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन बेटा तैयार करते चलना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन तगड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, जैसा भी पढ़ा हो, पढ़ने में बहादुरी नहीं है, बल्कि जो पढ़ा है उसको 100 बार 1000 बार, जितना नहीं याद हो तब तक उसको पढ़ने में बहादुरी है बेटा। कोई कहता है कुश्तीवान जो होता है, जो कुश्ती लड़ते हैं, वो ये कभी नहीं कहते। उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि कोई 1000 बार प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे उसकी कोई समस्या नहीं, वो 1000 तरीके अपना रहा है, लेकिन मुझे डर उससे लगता है जो एक ही तरीके को 1000 बार कोशिश करता है। ठीक है, उसको उस चीज में कोई हरा नहीं सकता। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराग कोश में क्या होते हैं, अंडाशय, बीजांड, परागण या फिर बाह्यदल। तो जो हमारा पराग कोश होता है बेटा, जो कि हमारे किसका भाग होता है, नर जनन अंग का भाग होता है। पौधे का नर जनन अंग का भाग होता है पराग कोश। ठीक, पराग कोश में क्या बनते हैं भाई, परागण बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए जननांग के कौन कौन से भाग हैं, किसके, जननांग के कौन कौन से भाग हैं, तो जननांग के भाग याद रखिएगा बेटा। कौन कौन से भाग है हमारा, एक तो अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय होता है, वर्तिका होती है, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है बेटा, ये सारे हमारे किसके भाग होते हैं, हमारे भाग होते हैं किसके, हमारे जननांग के भाग होते हैं, नर जनन अंग के भाग होते हैं। कई बार आपसे ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है हर एक चीज आपको बताते चलूंगी, बस आपको अपनी उम्मीद कायम रखनी है, प्रैक्टिस कायम रखनी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किसमें, ऐसे कौन सी यहाँ पे पत्ती है जिसमें कलियां विकसित होती हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, पुदीना, आलू, ब्रायोफिलम या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का हिंदी में हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अजूबा। क्या बोलते हैं बेटा, इसको अजूबा बोलते हैं। इसकी पत्तियां जो है कुछ इस तरीके से होती हैं, इसे तो साइड में क्या होती है भाई, कटी कटी सी होती है ना। तो ये जो कटा कटा यहाँ पे भाग होता है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे पौधे निकल आते हैं, इस तरीके से ऐसे पौधे निकलने लगते हैं। अगर इसमें ये मिट्टी में टच हो गया तो वही पौधे मिट्टी से पकड़ करके नए पौधा बन जाता है। अगर मिट्टी में नहीं टच हुआ तो ये आपस में धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं।
ठीक है। तो ब्रायोफिल्म में क्या होता है, यानी कि अजूबा जो होता है इसके पत्तियों में क्या होता है भाई, इसके पत्तियों में इस तरीके से कलियां विकसित होती हैं। तो कलियां किस पे विकसित होती हैं, हमारे ब्रायोफिल्म में विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है मतलब उसमें क्या होंगे, एक ही लिंग होगा, पपीता, गुड़हल, आम का फूल या फिर सरसों। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, पपीते का फूल। ठीक है, पपीता का है एक लिंगी। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यही क्वेश्चन 2024 के सेट में कम से कम 4 बार 5 बार मतलब हर एक सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई याद रख लेना। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनको तो हमें याद ही कर लेना भाई। अगर साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो पक्का कर लो। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री की पक्का कर लो तो 20 क्वेश्चन, तो 20 नंबर तो तुम ऐसे ही लेके आओगे। ऐसे हर सब्जेक्ट पक्का तो 20 नंबर तो ऐसे सब्जेक्ट के आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं बेटा एमसीक्यूज बहुत परफेक्टली तरीके से तैयार करना। चलिए, जहां हमको पता है कि हमको फिक्स नंबर मिलेगा वहां हम गलती क्यों करें, बुद्धिमानी तो इसी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो रक्तदाब का मतलब क्या है बेटा, रक्तदाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है, बीपी जिसको बोलते हैं, है ना, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो पूछा है सामान्य बीपी कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, सामान्य बीपी क्या होता है, 120/80। अब जो हमारा रक्तदाब होता है इसको नापते किससे है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको नापा जाता है। किससे, स्फिग्मोमैनोमीटर से। समझ गए मेरे लल्लू पल्लू। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आहार श्रृंखला का क्या है इसमें निर्माण करता है। घास, गेहूं, आम, घास बकरी मानव, घास मछली बकरी या फिर बकरी गाय हाथी। तो जिसमें क्या हो, खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। देखो एक तो घास करेगी, बकरी, फिर मानव। कैसे, घास बकरी, जो घास पे है कौन डिपेंड है, बकरी है, और इस पे कौन डिपेंड है, मानव है। यानी कि जो एक दूसरे पर निर्भर होंगे वही तो खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। तो घास बकरी मानव क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा या फिर काई प्रवर्धन द्वारा। तो तुमने जो हाइड्रा पढ़ा है वो कुछ इस प्रकार का होता है। हाइड्रा पढ़ा है कि नहीं, वो कुछ इस प्रकार का होता है भाई। ये ऐसे होता है हमारा हाइड्रा, और हाइड्रा पे क्या होता है, छोटे से ऐसे यहाँ पे छोटी सी एक मुकुल बन जाती है, और यही जो मुकुल होता है बेटा आगे चल के ये क्या बनाता है हमारा, ये इसी मुकुल को ही ये जो आप छोटी सी देख रहे हो ना, इसको कहते हैं मुकुल। इसको क्या बोलते हैं, मुकुल। ये क्या है, हमारा छोटा हाइड्रा है। ये क्या है, हमारा छोटा हाइड्रा है, जिसको हम लोग बोलते हैं संतान हाइड्रा या फिर संतति हाइड्रा। और इसी को हम लोग बोलते क्या है, मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा हाइड्रा होता है, छोटा सा जब होता है इसको मुकुल बोलते हैं, और इसमें जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम मुकुलन। ठीक है, तो हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन की क्रियाविधि के द्वारा होता है। ठीक, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। अगर आपने ये सीरीज समझ लो बहुत मन से बेटा देख ली ना, तो शायद है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत जाएगा। हर एक क्वेश्चन इसमें है, 24 के सारे क्वेश्चन याद जरूर करके जाना, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन हो सकता है इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन आ जाए। तो एक एक क्वेश्चन बेटा परफेक्ट तरीके से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक। तो पायरुवेट का जो विखंडन होता है उसमें कहाँ में संपन्न होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्यों यहाँ पे ABCD नहीं लिखा, अजीब तो नहीं लग रहा है ना, अजीब लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि बोर्ड पे सारे क्वेश्चन मैं लिखती हूँ तो कभी कभार ऑप्शंस नहीं लिख पाती जल्दीबाजी की वजह से, तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। मुझे लगता है बेटा यहाँ पे पढ़ाई के लिए कोई हमें अच्छी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई का कंटेंट समझने की ज़रूरत है कि हाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है। अब वो जैसे होता है ना कि महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद करनी होती है, तो क्या आप उसके कॉपी, जिस कॉपी में वो लिखा गया उसकी कॉपी से आपको मतलब होता है कि अच्छी कॉपी में अगर लिखा जाएगा तो ही वो हमें याद होगा, ऐसा नहीं है। आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए किसी भी तरीके की, चाहे वो 10 रुपए की कॉपी में हो चाहे वो 100 रुपए की कॉपी में हो। ठीक है, चलिए जी, इंपॉर्टेंट है तो उसको हमें याद करना है। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित होता है। भाई जो हमारा वृक्क होता है यानी कि जो विषाणु होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो यूरिन होती है उसको छान करके शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक, तो किससे संबंधित है वो, उत्सर्जन से संबंधित। उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है, शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो किससे संबंधित है, हमारे उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का सेट नंबर 2 चल रहा है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ पे, मंदिर में प्राप्त की,
स्कूल में, गिरजाघर में या गुरुकुल में। तो जो भाई हमारे कौन थे, मेंडल चाचा थे, मेंडल चाचा थे, उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो कहाँ ली थी, गिरजाघर में प्राप्त की थी। कहाँ पे, गिरजाघर में प्राप्त की थी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सवालों में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मादा जनन अंग के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। भाई जो मादा जनन अंग होता है उसमें लूप स्थापित करने का क्या एक विधि है, जो कि क्या है, गर्भाशय को रोकने की, जो गर्भ है उसको रोकने की एक स्थायी विधि है, ठीक है, जिसमें आपने कॉपर टी नाम सुना होगा। तो ये कहाँ स्थापित किया जाता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या योनि में। तो कहाँ स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में। आपको कई बार ये क्वेश्चन कॉपर टी मिलेगा, ऐसे बोलेगा कि मादा के गर्भाशय में कॉपर टी कहाँ रखी जाती है, तो वो भी हमारे गर्भाशय में ही रखी जाती है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। किसका, नर जनन अंग का, ठीक है। तो क्या है, जायांग है, कि पुंकेसर है, वर्तिकाग्र है या फिर अंडाशय है। तो तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मादा जनन अंग, देखो क्वेश्चन एक तैयार किया लेकिन दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन ने दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले कहीं आपको मैंने बताया कि जो जननांग होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, अंडाशय होता है, वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र होता है। और ये सादा ऑप्शन ध्यान से देखो, पूछा है इसमें कौन सा अंग पौधे में नर जननांग, तो नर जननांग तो जायांग है नहीं, वर्तिकाग्र है नहीं, अंडाशय है नहीं, तो बच गया क्या, पुंकेसर बच गया। राइट आंसर भी होगा। तो यही मैं कहती हूँ, एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करो, हो सकता है उसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। आया बात समझ में, जो मैं बोलती हूँ बहुत सही बोलती हूँ, ध्यान से उसको समझा करो। नेक्स्ट, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लोएम होता है बेटा वो क्या काम करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है पौधे में। और जो जाइलम होता है वो किसका स्थानांतरण करता है, वो जल का करता है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या पित्ताशय से। तो मैंने अब बताया था क्या, आहार नाल जो होते हैं उसके 6 भाग। तो आहार नाल कहाँ से कहाँ तक विकसित होता है, मुख से लेकर गुदा द्वार तक। जिस बच्चे ने इस बात को बड़ी गंभीरता से समझा होगा उसको इसका आंसर बिना पढ़े आ गया होगा। मैंने क्या बोला, इसमें कहाँ क्वेश्चन कहा गया है, पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, तो पाचन की शुरुआत मुख से होती है। मैंने कहा आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक विकसित होता है। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख है। मुख जो होती है बेटा, हमारे मुख में क्या होता है, लार होती है। मुख में क्या होती है, लार। और इसी लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नामक क्या होता है, एक एंजाइम होता है। और यही टाइलिन नामक एंजाइम सबसे पहले खाने में, भोजन में हमारे मिलाई जाती है, जिस कारण से जो हमारा भोजन होता है वो किसके योग्य बनता है, पचने के योग्य बन जाता है। किसके योग्य बनता है, पचने के योग्य बन जाता है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, जिब्रेलिन है या फिर इंसुलिन है। तो तुम्हें पता है कि थायरॉक्सिन भी है, थायरॉक्सिन ये क्या है, हमारा पादप हार्मोन नहीं है इसमें से। ये तो भाई पूछा गया है, पादप हार्मोन है तो जिब्रेलिन क्या है, हमारा पादप हार्मोन है। इंसुलिन और एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन ये सारे कौन से हार्मोन है, मानव हार्मोन। लेकिन जो हमारा ये जिब्रेलिन लिखा है ये हमारा कौन सा हार्मोन है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन हम लोगों ने कितने हार्मोन पढ़े थे, 5 हार्मोन, ऑक्सिन है ना, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक, और है ना, ऐसे सारी 5 तरीके हमने हार्मोन पढ़े थे, और एथिलीन, ये 5 थे, ठीक। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किससे, थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क से या अग्नाशय से। तो जो भाई वृद्धि हार्मोन होता है वो किससे स्रावित होता है, हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसकी जो आकार होता है, इसका किस आकार का होता है ये, इसका आकार कैसे होता है, मटर के आकार का। मटर का दाना, जो एक मटर का दाना होगा, मटर के दाने के आकार होता है, ठीक है जी। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है, पीयूष ग्रंथि होती कहाँ पे है, हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। किसमें, मस्तिष्क में स्थित होती है। इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, 14 हार्मोन इसमें से निकलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है, बाह्य दलपुंज, परागकण, भ्रूण कोश या अंडाशय। तो पराग कोश के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। अब जब आप परागण पढ़ते हो पुष्पों में, तो परागण जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है स्वपरागण, है ना, कभी कभी इसकी भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर अंतर पूछ लिया जाता है। स्वपरागण और परपरागण 2 टाइप के होते हैं, है ना, पर परागण। तो स्वपरागण क्या होता है, जिसमें हम लोग को साधन की
की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पर परागण में क्या होता है बेटा, साधन की आवश्यकता होती है। जो स्वपरागण से बनी जो बीज जो पौधे होते हैं, जो पुष्प होता है वो कम आकर्षित होता है, लेकिन पर परागण से बना जो पौधा होगा, जो पुष्प होगा, वो ज़्यादा ही आकर्षित होता है। ठीक है, तो कई बार आपसे इसमें अंतर पूछा जाता है। अच्छा, अगर तुमसे पूछे परागण क्या होता है, तो क्या होता है परागण, पुष्प जो हमारा होता है, पुष्प के अंदर जो उसका परागकण है वो एक ही पौधे के पुष्प या फिर किसी अन्य पौधे के पुष्पों पर पहुंचने की क्रिया को कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, परागण बोलते हैं। क्या बोलोगे, किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के पुष्प या किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। परागण कितने टाइप का, दो, एक तो स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पौधे के दो फूलों में होता है, लेकिन जो परपरागण होगा वो दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच होता है। इसीलिए परपरागण में किसी साधन की जरूरत पड़ती है, और स्वपरागण में भाई एक ही पौधे के दो फूलों में होगा तो साधन की आवश्यकता होगी नहीं, लेकिन दो अलग अलग पौधे हैं तो उसमें हमारा परागण कराने के लिए साधन की जरूरत, जैसे साधन मतलब कीट हो गया, पतंग हो गया, वायु हो गया, ये सारी चीजें हमारे साधन के रूप में काम करती हैं। ठीक है, अगला, पुष्प का जनन अंग है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग या फिर तना। तो पुष्प का जो जनन अंग है बेटा वो क्या है हमारा, पुष्प का जनन अंग है जायांग। क्या है, जायांग है। ठीक है भाई, पुष्प का जनन अंग क्या है, जायांग है, यानी कि वहीं से तो पौधा नई कलिका उत्पन्न होगी तो जायांग से होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किन किरणों से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से, यूवी किरणों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हमें पता है कि जो हमारी ओजोन की परत है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। तो ओजोन की जो परत होती है बेटा वो हमको किससे बचाती है, हमारी परावैंगनी किरणों से बचाती है। किससे बचाती है, परावैंगनी किरणों से बचाती है, ये हमें पता है। ठीक, और परावैंगनी किरणें यदि धरती पर आती हैं तो सबको शरीर में क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा बेटा, अगर परावैंगनी किरणें धरती पर आई तो इस कारण से हमारी ओजोन परत है जो कि परावैंगनी किरणों को धरती पे आने से रोक देती है। और आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रदूषण की वजह से उस परत में क्या हो रहा है, धीरे धीरे होल हो रहा है, और जैसे जैसे वो परत हटेगी भाई परावैंगनी किरणें धरती पर आएंगी और लोगों को क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो क्या है, हमको प्रदूषण पे इसलिए कहते हैं ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। तो किन किरणों से बचाती है, यूवी किरणों से। यूवी किरणों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, परावैंगनी किरणें बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए, अगर यूवी किरणें ऑप्शन में है तो यूवी किरणें आंसर कर दो, यदि परावैंगनी है तो परावैंगनी आंसर कर दो। कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि यूवी को ही परावैंगनी किरणें बोलते हैं, और देखो ऑप्शन में लिखा नन ऑफ दीज, तो बस तुरंत कोई नहीं आंसर कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है, 2024 का सितंबर 4 है। ठीक है, तो गुर्दे की कौन सी इकाई है जो कि उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है, तो जो वृक्काणु है वो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है। अभी इससे थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था कि जो वृक्क होता है या गुर्दा जो है वो किससे संबंधित है, वृक्काणु से संबंधित है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है उसे क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं इनको वृक्काणु जो होता है, हमारी जो वो संरचना होती है वो बना नहीं पाते हैं, वो उनको कन्फ्यूजन होती है। तो एक बड़ा सरल सा तरीका आपको बताना चाहूँगी, आप अच्छे से उसको तैयार कर लेना। ठीक है, देखो जब भी आपको ये बनाना वृक्क नलिकाओं की संरचना, तो आप कुछ ऐसे तरीके से बनाओ। ठीक है, ऐसे बहुत आसान हो जाता है बनाना, तो मैं सिखा दे रही हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। ठीक, तो ऐसे करके आप हेनले का लूप बनाओ। ये क्या है, हेनले का लूप है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हेनले का लूप है। आगे फिर इस तरीके से आगे बढ़ना है, फिर ऐसे करके ऐसे बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे इसको मोड़ दो। ठीक, और उसके बाद भैया इसमें क्या कर दो, ऐसे छोटे छोटे से ऐसे संरचना बना दो, ऐसे छोटे छोटे से संरचनाएं बना दो। ठीक है, और उसके बाद इसको बाहर से ऐसे पहले कवर कर दो, बाहर से इसको कवर कर दिया। अब क्या कर दो, आपस में बीच बीच में से क्रॉस कर दो, सारे को आपस में ऐसे करके मिला दो। ठीक है, और ऐसे करके मिलाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इसे संरचना बना दो। ये हमारी क्या हो गई, नलिकाएं हो गई, और इधर से भी क्या होती है, हमारी एक संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा, जो कि इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया भाई, हमारा वृक्क नलिकाएं बन गई। तो कई बार क्या होता है, वृक्क नलिकाएं आपसे एग्जाम में आती हैं बनाने को, तो आप ऐसे तरीके से भाई बना देना। ठीक है, समझ गए, इतना आसान तरीका है बनाने का। देखने में तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन देखने में, बनाने में लेकिन तरीका बड़ा आसान है। समझ गए, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर वृक्काणु हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है भाई,
पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधे में जाइलम जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हमें पता है जो जाइलम होता है वो किसका संवहन करता है? जल का करता है, भोजन का करेगा, अमीनो अम्लों का करेगा या फिर ऑक्सीजन का करेगा? तो भाई जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम याद रखो, जाइलम जल, जाइलम जल, तो किसका संवहन करेगा? जल का वहन करेगा। किसका वहन करेगा? जल का। जाइलम जल, फल फ्लोएम, जाइलम जल, फ्लोएम फल, फल माने खाने वाली चीज, तो खाद्य पदार्थ। ठीक है, ऐसे तरीके से आप याद रख लो। चलिए कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद होता चले। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सी गैस होती है? तो भाई जो स्वपोषी पोषण होता है वो होता किस में है? पहली बात तो ये पौधों में होता है, और कई बार यहीं से आपसे पूछा जाता है कि पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे क्या होते हैं भाई? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अब तुमसे पूछा क्या गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक गैस, तो जो पौधे होते हैं बेटा वो वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। ठीक, अब क्या पूछा गया? आवश्यक गैस तो CO2 और H2 है कि नहीं? तो CO2 और H2 बस। क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, आपको ये रिएक्शन बता दें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये रिएक्शन समझने में बड़ी ही दिक्कतें होती हैं। ध्यान देना बेटा, देखो दिख रहा है सभी को? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ से हमने क्या लिया? CO2 लिया वातावरण से, और क्या लिया? H2O लिया। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? हमारा जो खाना बनेगा वो कैसे बनेगा? अब खाना देखो, हम लोग घर में खाना बनाते हैं, तो क्या ऐसे ही बर्तन में सब कुछ डाल दे खाना बन गया? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए गैस की जरूरत पड़ेगी, चूल्हे की जरूरत पड़ती है, गाँव में चूल्हे पे खाने बनते हैं, है ना? तो ऊर्जा की जरूरत पड़ी, वो ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा की जरूरत पड़ी। तो ऊर्जा पौधों को कहाँ से मिले? उनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, ना उनके पास किचन है, ना उनके पास फैमिली मेम्बर्स है। भाई फैमिली मेम्बर तो उनके होंगे, पर उनके पास तो किचन है नहीं। तो सूर्य से वो क्या ले लेते हैं? अपनी एनर्जी ले लेते हैं। किससे? सूर्य से वो एनर्जी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? सूर्य का प्रकाश। क्या लिख दिया हम यहाँ पे? सूर्य का प्रकाश। अच्छा, यहाँ पे जो पौधे होते हैं ये बताओ, क्या हरे जो सूखी पत्ते होते हैं क्या वो अपना खाना बनाएंगे? भाई वो तो बूढ़े हो चुके हैं, वो तो खाना कैसे ही बनाएंगे? तो जो हरे वाले होंगे वही तो खाना बनाएंगे, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए? हरित लवक होना चाहिए, तभी तो वो पत्तियां अपना खाना बनाएंगी। तो उसमें क्या जरूरी है? हरित लवक की जरूरत है, यानी कि क्लोरोफिल की जरूरत है। अब उनका इन्होंने ले ली, देखो एनर्जी ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और H2O ले लिया। अब वो अपना खाना बनाएंगे। अब अपना खाना किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ये क्या हो गया? हमारा ग्लूकोज हो गया। ठीक है बेटा, ग्लूकोज। अब वातावरण में हमें जो पौधे होते हैं वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। हमें पता है यदि पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन दे दिया जिससे हम सांस लेते हैं भाई, और फिर से वापस में क्या दे दिया? हमें पानी दे दिया। ठीक, ये हमारी पूरी प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है। आप इसको तैयार कर लेना, कई बार केवल रिएक्शन ही 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, तो कितनी आसान सी रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करना बेटा, बैलेंस बड़ा आसान है, बस H2O के बाहर 12 कर दो, 6O2 6H2 हो गई बैलेंस। ठीक है, और यहाँ कार्बन 6 है तो यहाँ पे भी क्या कर दो? 6 हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। अब ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, अंतर्धापी जालिका में, तो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए या फिर चावल उत्पादन के लिए? तो भाई वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था, ना कि गेहूं और चावल के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जब तुमसे कभी पूछा जाए कि मेंडल ने जो है मटर में कितने लक्षण देखे थे, तो उन्होंने 7 लक्षण गिने थे। 7 लक्षणों को उन्होंने मटर में देखा था। ठीक है, 7 लक्षण का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था? यही बार कभी बार पूछा जाता तो मटर पे प्रयोग किया था उन्होंने। किसके लिए किया? वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। मेंडल ने पढ़ाई कहाँ की? गिरजाघर में की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख पदार्थ कौन सा है? CFC है, CO2 है, HNO3 है या फिर CO है? तो सबसे जो है यहाँ पे जिम्मेदार मुख्य पदार्थ कौन सा है भाई? तो सबसे जिम्मेदार पदार्थ कौन सा है? CFC है। CFC का पूरा नाम लिख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी कभी आपको पूरा नाम दे देता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? भाई वही क्वेश्चन फिर से आ गया, घास बकरी मानो, घास बकरी मानो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो डिटेल में इसमें दोबारा नहीं जाएंगे। अगला, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बच्चों को दिखा 23, बस तुरंत आंसर 23। नहीं भाई, 1 होता है। पूछा है गुणसूत्र, नहीं पूछा कि केवल गुणसूत्रों की संख्या, पूछा लिंग गुणसूत्रों की संख्या। तो ध्यान रखना बेटा, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं ना, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 23 जोड़ी होते हैं। और ये गुणसूत्र भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है लिंग गुणसूत्र, एक होते हैं लिंग गुणसूत्र और दूसरे होते हैं हमारे कायिक गुणसूत्र। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र 23 में से 1 जोड़ी कितना होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। और बाकी जो 22 जोड़ी होता है वो कौन से गुणसूत्र होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। लिंग का निर्धारण कौन करता है? लिंग गुणसूत्र करता है, यानी कि लड़का होगा लड़की होगा इसका निर्धारण लिंग गुणसूत्र करता है। बाकी सारी चीजों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कायिक गुणसूत्रों के द्वारा होता है। आगे बात समझ में। और कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 जोड़ी। अगर संख्या की बात करोगे तो 44, 23 जोड़ी मतलब 46। आगे बात समझ, अगर 46 है तो 46, 23 है तो 23। क्लियर है ना? तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। तो पूछा है लिंग गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। लेकिन यहाँ भैया पूछा है, जोड़े में नहीं पूछा है, ना कि जोड़े में नहीं पूछा है, संख्या पूछी है तो 2 हो जाएगा। अगर जोड़े पूछता तो 1 होता, अगर जोड़े पूछता तो 1 होता, संख्या पूछी है तो 2। ठीक, आगे, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, जनन बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं? तो लिखा है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को प्राप्त करना। तो भाई हम लोग शरीर से बाहर से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, मतलब सांस से संबंधित हो गई, तो राइट आंसर श्वसन हो जाएगा। पता है ना, हम लोग सांस लेते हैं, ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, बाहर क्या छोड़ते हैं वातावरण में? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं और शरीर के जो वातावरण है वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे भी अपना खाना बनाते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर? और वैसे ही हम जब लेते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वही पौधे जब खाना अपना बना देते हैं तो उनसे जो ऑक्सीजन निकलती है वो हम लोग ले लेते हैं। आगे बात समझ में? आगे बढ़ेंगे। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क? तो भाई जो मस्तिष्क होता है उसके कितने भाग होते हैं? टोटल 3 भाग। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्चिम। क्लियर है? समझ गए? तो अग्र मस्तिष्क जो होता है बेटा वो मुख्य सोचने वाला भाग होता है। पूरा मस्तिष्क डायग्राम से और मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया है। पूरा मस्तिष्क, जिसको नहीं पता है जा करके मस्तिष्क वाला वीडियो देख डालना, 14 से 15 मिनट की वीडियो है। पूरा मानव मस्तिष्क मैंने उसमें समझाया, कौन से किसके भाग होते हैं, डायंसिफिलॉन किसका भाग है, हाइपोथैलेमस किसका भाग है। ठीक है, तो हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल से फ्लो चार्ट बना के समझाया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, जा करके उसको ज़रूर देख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न पौधे में से किसका पुष्प एकलिंगी है? भाई पपीते का पुष्प एकलिंगी है, भी थोड़ी देर पहले ही किया था। अगला क्वेश्चन, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो भाई जैसे जो हरे पौधे हैं उन्होंने अपना भोजन बनाया तो उनमें कितना पोषण होगा जो हम अगर खाएंगे उसे तो हमारे अंदर आएगा, तो कितना आएगा? 10%। कितना आएगा? 10% आएगा। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? अब क्या पूछा? उत्पाद। अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन कराई थी ना, तो देखो प्रकाश संश्लेषण की एक रिएक्शन से आपको कितनी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो उत्पाद में मैंने क्या बताया था कि ग्लूकोज बनता है, यानी जो उसका खाना होता है, और ऑक्सीजन और जल बनता है। तो राइट आंसर देखो कहाँ पे? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन नहीं है, जिब्रेलिन नहीं है, साइटोकाइनिन नहीं है, फिर एस्ट्रोजन नहीं है। तो भाई ये तो तीनों है, लेकिन डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। एस्ट्रोजन हमारा पादप हार्मोन नहीं है। कितने पादप हार्मोन होते हैं? 5 पादप हार्मोन होते हैं। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होती है? 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। यदि नाम याद है तुरंत फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। पराग कोष में क्या होता है? भाई ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं।
अगला क्वेश्चन, पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। अब ध्यान रखना, ये जो पुनरुद्भवन शब्द लिखा है बेटा, पुनरुद्भवन जो शब्द लिखा है, पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनर्जनन। क्या होता है? पुनर्जनन होता है। क्लियर है? तो पुनर्जनन किसमें होता है? यदि आप प्लेनेरिया को, एक प्लेनेरिया को 100 टुकड़ों में भी काट दो ना, तो एक एक टुकड़ा जो होगा वो अलग अलग प्लेनेरिया बन जाता है, बड़ा होकर धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी वो मरता कभी नहीं है। तो किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। यूट्यूब पे सर्च करो प्लेनेरिया, तुरंत तुमको वीडियो शॉर्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, उसमें देखना कैसे होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, ऑक्सिन बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, या फिर जिब्रेलिन बोलते हैं। तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है बेटा, उसके 3 भाग होते हैं। एक तो कोशिका काय होती है, दूसरा डेंड्राइट होती है, और तीसरा एक्सॉन होती है ना, तीसरा तंत्रिकाक्ष होती है। ठीक है, तो ये हमारी तंत्रिका कोशिका के बीच की खाली स्थान को, यानी कि जब दो तंत्रिका, मानो एक तंत्रिका कोशिका एक ये है, दोनों आपस में कैसे जुड़ेगी? सिनेप्स के माध्यम से। जैसे बोलते हैं ना कि दो नदियां आपस में पुल के माध्यम से जुड़ती हैं, है ना, वैसे ही जैसे दो परिवार आपस में, लड़का और लड़की की वजह से मिलते हैं, वैसे ही दो तंत्रिका कोशिका आपस में सिनेप्स के माध्यम से मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उदाहरण समझ में आ गया होगा। क्यों मेरे लल्लू पल्लू, समझ में आया? चलो अगले, निम्न में से कौन एक परितंत्र में उत्पादक है? उत्पादक मतलब वो भोजन खुद बनाता है। तो भोजन खुद कौन बनाता है? तुम्हें पता है, हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो कि कारण से उन्हें स्वपोषी कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। क्लियर है? चलिए, वर्षा तो है ही नहीं भाई, अब किसी लड़की का नाम होगा तो बात अलग है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किन लक्षणों का अध्ययन किया? 2024 का सेट नंबर 6। गोल झुर्रीदार बीज का, लंबे बौने पौधे का, सफेद बैंगनी फूल का, या फिर सभी? राइट आंसर क्या है? इन सभी का अध्ययन किया। जो तुमको मैंने 7 लक्षण बताए थे, ये सारे अलग अलग उनके लक्षण हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग लक्षण हैं, और इसके अलावा 7 और लक्षण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर से। रक्तदाब थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है? सामान्य बीपी 120 से 120/80। इसको नापते किससे? स्फेग्मोमैनोमीटर से। अगला, पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन का किसमें उदाहरण है भाई? किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। बताया था कि नहीं? पुनर्जनन का उदाहरण किसमें है? पुनर्जनन यानी पुनरुद्भवन, उदाहरण प्लेनेरिया है। चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत की क्षरण का क्या कारण है? ऑक्सीजन है, वाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो देखो क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, पर पूछने का तरीका अलग अलग है, इसलिए कहते हैं बेटा हर तरीके से तैयार रहो। तो क्या है? परत का क्षरण का क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CFC। क्या बोलते हैं? CFC बोलते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों को एक एक चीज याद हो रही होगी। क्यों भाई? प्राकृतिक परितंत्र क्या है? गमले हैं, जल जीवशाला है, वन है, या फिर खेत है? तो प्राकृतिक परितंत्र मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हर चीज हो। तो वन जंगल जो होते हैं उनमें हर एक चीजें होती हैं, तो हमारा वन क्या है? एक प्राकृतिक परितंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। मटर के लंबे पौधे व बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में क्या मिलेंगे? देखो, जो मेंडल थे उन्होंने क्या दिया, जो तुम्हें कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, इसको समझा देते हैं। देखो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने ये किया भाई कि जो हमारे मटर थे, मटर के जो पौधे थे, उनको 2 भागों में बांटा। एक तो शुद्ध पौधे और एक अशुद्ध पौधे। ठीक है, उन्होंने शुद्ध पौधे को क्या कहा? लंबे पौधे कहा। शुद्ध पौधे को लंबा पौधा कहा, और अशुद्ध पौधे को बौना पौधा कहा। ठीक है, और शुद्ध पौधे और लंबे पौधे को उन्होंने कैपिटल टी और कैपिटल टी दे दिया, अशुद्ध और बौने पौधे को स्मॉल टी और स्मॉल टी दे दिया। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, संकरण यदि हम इसका कराएं, तो संकरण यदि कराते हैं, चलो भाई संकरण भी करा देते हैं इनका। यदि हम इनका क्या कराएं? संकरण, तो यहाँ रखो कैपिटल टी, यहाँ रखो स्मॉल टी, इनका आपस में क्या कराओ? संकरण कराओ। ठीक है, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पूछा जा रहा रिजल्ट, तो एक तो देखो शुद्ध लंबा और आधा, एक बौना, लंबा बौना, लंबा बौना, लंबा और बौना है। तो सभी लंबे पौधे, अरे भाई सभी लंबे पौधे तो किस में होगा? टी में होगा। कैपिटल जो लंबे होंगे वो शुद्ध भी होंगे, तो ऐसा तो है नहीं, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। सभी बौने, ऐसा भी नहीं। सभी बौने क्या मिल रहे हैं? स्मॉल टी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये भी आधे लंबे आधे बौने,
बिल्कुल, आधे लंबे पौधे मिले और आधे बौने, और ये क्या है 3/4 तो भाई है ही नहीं कुछ ऐसा ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला चैप्टर बेसिक से पढ़ना है तो लाइव क्लास में मैंने जो हमारी बायोलॉजी उसका मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, जा करके ज़रूर देख लेना, ठीक। इंसुलिन स्रावित होता है किससे, थायराइड ग्रंथि से, अग्नाशय से, पीयूष से या वृषण से। अब भैया ये क्वेश्चन तुम्हारा लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें करके देना है, ठीक। चलो, जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या देता है, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड या इनमें से सभी। तो जब जीवाश्म ईंधन को हम लोग जलाएंगे बेटा तो कौन सा देगा, कार्बन भी देगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी देगा और सल्फर के भी देगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो भाई हमारे ये छोटा सा जो दिमाग होता है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, छोटा सा जो दिमाग है कितना ग्राम होता है, ये 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना, 1300 से 1400 ग्राम। और फिर कह रहे हैं अगर मानव मस्तिष्क वाला पूरा डिटेल वीडियो चाहते हो तो 14 मिनट की वीडियो है, जाकर के देख लेना और समझ भी लेना, क्योंकि आपको पता है कि मानव मस्तिष्क का चैप्टर जो टॉपिक है वो आता है। इसके अलावा यदि आपको पढ़ना है तो पूरा डिटेल से मैंने अलग से वीडियो में न्यूरॉन पढ़ाया है, पूरा अलग से वीडियो में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है पाचन तंत्र, ठीक है। अलग से वीडियो मैंने आपको पूरा मस्तिष्क भी पढ़ाया है, अलग से ही वीडियो में आपको हृदय पूरा पढ़ाया डिटेल में। तो अलग अलग वीडियो है सबके लिए, जाकर के फटाफट से उसको देख जरूर लेना एग्जाम के पहले, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अंड जनन के फलस्वरूप क्या निर्मित होता है, अंडाणु, युग्मनज, शुक्राणु या बीज। तो अंड जनन जब होता है तो क्या बनता है, सबसे पहले अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट, कोशिका यानी कि वायु कोशिका किसमें पाई जाएगी, यकृत में, फेफड़े में, आमाशय में या जीभ में। तो सबसे जो वायु कोशिका है वो कहाँ पाई जाएगी, हमारे फेफड़े में पाई जाएगी। कहाँ, फेफड़े में पाई जाती है। देखो जो हमारा रक्त होता है सबसे पहले वो अशुद्ध होता है, और अशुद्ध रक्त को क्या बोलते हैं हम लोग, अशुद्ध रक्त जो होगा, अशुद्ध रक्त, तो इसका मतलब कहने का ये है कि रक्त में क्या होगा, CO2 की मात्रा। अब इसी CO2 की मात्रा को कहाँ पर, फेफड़े में अलग करके O2 मिलाई जाती है, ऑक्सीजन, और तब रक्त क्या हो जाता है हमारा, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। और फेफड़े में जाने से पहले किससे गुजरता है, ये फुफ्फुस धमनी से। किससे गुजरता है, ये फुफ्फुस धमनी से होकर के जाता है। फुफ्फुस धमनी में ही CO2 हटा दी जाती है और फेफड़े में जाकर के तुरंत उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। रक्त हमारा शुद्ध हो गया। अब ये रक्त जो शुद्ध हो गया वो कहाँ आएगा, हमारे हृदय में। हृदय में किस तरफ आता है, बाएं साइड आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हृदय रक्त कहाँ जाएगा, हमारी महाधमनी में जाता है, जिसको आर्योटा बोलते हैं, और इसी महाधमनी से पूरा रक्त हमारे शरीर में फैल जाता है। अगर आपने हृदय वाला नहीं देखा है भाई, ऐसे ही डायग्राम से समझाया है, जाकर के देख जरूर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल, पीनियल या फिर काय, पीनियल का या फिर पीयूष। तो मास्टर ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। रचना कैसी होती है, मटर के दाने के समान, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, मटर के दाने के समान होती है। कहाँ पाई जाती है ये, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसमें से कितने हार्मोन का स्रावण होता है, 14 हार्मोन का स्रावण होता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और आपने इसको याद भी किया होगा। और भाई एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2024 के पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको तो ज़रूर आप बिल्कुल रट के जाएं पेपर में, ठीक है। एक बार नहीं याद होता दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, ठीक है, लेकिन याद करके जाना पेपर के अंदर। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सेशन सीरीज अच्छी लगती है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर किया करो, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी भी भाई तो स्टडी पावर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके भाई, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे, जय श्री राम।